नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी और जलेबी फैक्ट्री का इस शब्द का इस्तेमाल किया था, उनका कुछ मज़ाक भी उड़ाया गया था। लेकिन महाराष्ट्र में वाक़ई में राहुल गांधी की बात क्या सच साबित होने जा रही है? महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा की तरह जलेबी में परिवर्तित हो गया है। और ये जो सत्ता की जलेबी है, ये किसी हलवाई के यहाँ नहीं बनाई जा रही। ये जलेबी फैक्ट्री बड़े उद्योगपतियों के कारखानों में बन रही है, जलेबी। अडानी, अंबानी की जलेबी फैक्ट्री में सत्ता की जलेबी बनेगी, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। एक को धारावी को बचाना है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरे को कॉर्पोरेट कल्चर को बचाना है और इसमें ये देखा जा रहा है कि पैसा जमकर महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भी हिंदुस्तान का जीडीपी की जनरेशन के हिसाब से जीएसटी जो टैक्स कलेक्शन होता है, उसके हिसाब से बड़ा अमीर राज्य है। महायुति जो सत्ता में है, वही करीब 96,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांट चुकी है या बांटने के फेर में है या घोषणाएं हो चुकी हैं। तो सरकार अपने खजाने से 96,000 करोड़ क्या रुपया खर्च कर रही है। एकनाथ शिंदे साफ तौर कर कह चुके हैं कि वो अपने कैंडिडेट्स का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, पूरा चुनाव का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। उनको बीजेपी से एक पाव जलेबी भी नहीं चाहिए। उनके पास सत्ता की बहुत मीठी-मीठी जलेबियाँ हैं। और संजय राउत ने तो आरोप तक लगाया है कि एकनाथ शिंदे अपने सभी उम्मीदवारों को, जो करीब 90 हो सकते हैं, 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं। 15 करोड़ रुपए की पहली किश्त अग्रिम एडवांस किश्त दी जा चुकी है और देने के चक्कर में संजय राउत के अनुसार पुणे के पास एक टैक्सी में, एक कार में 5 करोड़ रुपया बरामद किया गया। एक टैक्सी और थी जिसमें 10 करोड़ रुपया था, जिसको छोड़ दिया गया, 5 करोड़ वाली टैक्सी जब्त की गई। ऐसे ही रोहित पवार भी आरोप लगा चुके हैं कि जगह-जगह पैसा पहुँचाया जा रहा है एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट्स को। लेकिन एकनाथ शिंदे ही पैसा खर्च कर रहे हो या उन्हीं की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हो, वो अकेले नहीं हैं। ऐसे दोनों गठबंधनों में मिलाकर 2-3 और मुख्यमंत्री के संभावित उम्मीदवार हैं, जो पैसा खर्चने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतने वाले, या फिर जो उद्योगपतियों की जो फैक्ट्री है, वहाँ से वो सत्ता की जलेबी लाने में कोई परहेज़ नहीं करने वाले। अजीत पवार एक नहीं दसियों बार कह चुके हैं, मैं 3 या 4 या 5 बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ कब लूँगा? तो अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए एकनाथ शिंदे कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इंतहा तक जा सकते हैं। अजीत पवार भी कोई ना कोई खेल, कुछ भी खेल खेल सकते हैं। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद बनने की महत्वाकांक्षा तो है ही, संजय राउत के ज़रिए ये बार-बार आती रही है। महाविकास आघाड़ी पर दबाव भी डाला जाता रहा है कि बेहतर होगा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। संघ चाहता है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, बीजेपी का भी एक बड़ा धड़ा चाहता है देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, और तो और नाना पटोले कांग्रेस के नेता, उनके पक्ष में भी बड़े-बड़े बीच में पोस्टर लग गए थे, संभावित मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें बताया गया था। जयंत पाटिल जो शरद पवार की पार्टी के हैं, बड़े नेता हैं, उनको उनके लिए शरद पवार ने हाल में एक पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि इनके हाथों में महाराष्ट्र सुरक्षित रहेगा, महाराष्ट्र का भविष्य इनके हाथों में सुरक्षित रहेगा। तो कहीं न कहीं वो जयंत पाटिल का भी नाम बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। तो चुनाव बाद कुछ भी हो सकता है, ये तय है। भई या तो महाविकास आघाड़ी जीतेगी या महायुति जीतेगी। अगर ये दोनों स्थितियाँ नहीं हुई और त्रिशंकु विधानसभा हुई, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। उसके बाद कोई से भी 2 या 3 दल जो 145, 146 का बहुमत का आंकड़ा छूने में कामयाब हो जाएँगे, उन 2 में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जलेबी अडानी-अंबानी की फैक्ट्री से निकलकर सामने आ जाएगी। ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। ये सब पर्दे के पीछे की कहानियाँ हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना नहीं।
लेकिन चुनाव में पैसा खर्च होता है, ये सबको मालूम है। 40 लाख की लिमिट है एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग के हिसाब से खर्चने की, और हर कोई जानता है कि जब ये जो विधानसभा में जो चुनकर आएँगे जो नेता, उम्मीदवार, विधायक बनेंगे, वो खर्चा भेजेंगे तो कोई बताएगा 20 लाख खर्च हुआ, कोई ले कहेगा 25 लाख खर्च हुआ पूरे चुनाव के दौरान। जबकि इतना तो आधे घंटे में खर्च हो जाता है आजकल चुनाव के दौरान, वो भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। तो कहानी कहीं भी जाती हुई दिख रही है। कोई भी 3 पार्टियाँ मिलकर, 2 पार्टियाँ मिलकर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस और शरद पवार इतनी सीटें जीत जाएँ कि उनको अजीत पवार की बाहर से समर्थन की थोड़ी-सी मदद हो तो वो सरकार बना लें। कुछ लोग ये संभावना अभी से कह जता रहे हैं कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और उद्धव ठाकरे और बीजेपी फिर हाथ मिला सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं एकनाथ शिंदे कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हुआ चुनाव के बाद का हाल। लेकिन इसके लिए चुनाव के दौरान क्या होगा? चुनाव के दौरान क्या गठबंधन के साथियों के बीच में वोट ट्रांसफ़र होगा? सीट शेयरिंग का मसला दोनों तरफ से उलझा हुआ है। कहीं 10 सीटें फँसी हैं, कहीं 15 फँसी हैं, कहीं 20 फँसी हैं। और फिर उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिर आखिर बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों एकनाथ शिंदे के उम्मीदवारों को वोट देगा, जबकि उसे मालूम है कि अगर चुनाव बीजेपी जीत गई या वो गठबंधन जीत गया और एकनाथ शिंदे के लोग भी जीत गए, तो एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री एक बार बनने की संभावना पैदा हो जाएगी। तो वो क्यों चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जीते? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी चूँकि 100 के आसपास छू छू लेगी, तो उनको ज़रूरत पड़ेगी कि एकनाथ शिंदे के 40-45 जीत कर आएँ और इस बार उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, कहा जाएगा कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बन लिए, बहुत है। लेकिन एकनाथ शिंदे के लोग क्यों चाहेंगे कि बीजेपी 100 सीटें क्रॉस करे? वो तो चाहेंगे कि बीजेपी 80, 70, 75, 80 पर फँस जाए और 70, 75, 80 पर फँस जाए तो उससे फ़ायदा हो जाए एकनाथ शिंदे को और उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएँ और ज़्यादा बढ़ जाएँ। इसी तरह उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग, जो कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने से नाराज़ हैं, उनकी क्या खुंदक कांग्रेस के उम्मीदवारों पर निकलेगी? या कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थकों को लगेगा कि इस बार कांग्रेस का अच्छा चांस बनता है। लोकसभा चुनाव में 17 में से 14 लोग उनके जीत कर आए थे सांसद, और सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटों पर भी उन्होंने बढ़त हासिल की थी। तो ऐसे में उनको लगता है कि कांग्रेस का अच्छा भला चांस बन रहा है, तो उद्धव ठाकरे के लोगों को, उनके उम्मीदवारों को वोट देकर क्यों उनको बढ़ावा दिया जाए। ऐसा ही कुछ खेल शरद पवार क्या करने की स्थिति में हैं या अजीत पवार क्या करने की स्थिति में हैं। शरद पवार तो चुन-चुन कर ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर रहे हैं जहाँ से उनकी जीत की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाएँ या उनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत बहुत बेहतर हो जाए। इस तरह वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र का चुनाव वाक़ई में एक जलेबी बन गया है, और सत्ता की जलेबी का स्वाद कौन चखेगा, ये तो जब नतीजे आएँगे 23 नवंबर को तभी पता लगेगा। या हो सकता है 23 नवंबर को भी पता लगे कि 6 लोग हैं, मतलब दोनों धड़ों के 3-3 पार्टियों के 3-3 संभावित मुख्यमंत्री चेहरे, यानी 6 मुख्यमंत्री चेहरे हैं और रस्सी से सबके आगे जलेबी लटक रही है कि कौन उसको खाने में, लेने में कामयाब होता है या नहीं। और रस्सी की जो डोर है, जो धागे से जलेबी लटक रही है, उस धागे को ऊपर से किसने पकड़ रखा है? डबल ए, डबल ए ने पकड़ रखा है। समझ गए आप खेल। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।